Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 6 of class 11th statistics and the name of chapter is graphic presentation. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जो हमारे पास डाटा दिया गया होता है कई बार चीज़ों को, तो उनको हम ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करेंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर के अंदर कैसी वो चीज़ें होती हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशन लाइक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्राम की तरह ये होती है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन आल्सो प्रोवाइड अ क्विक एंड ईजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेरियस ट्रेंड ऑफ डाटा। डाटा को समझने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ग्राफ्स के जरिए एक्सप्लेन करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इट आल्सो फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिचुएशन, और कई बार ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमारी मदद भी करता है दो या उससे ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने में। वो हम एक दो ग्राफ में आगे देखेंगे भी। एडवांटेज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन के फ़ायदे क्या हैं, तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन विच आर लिस्टेड बिलो, सो लेट अस डिस्कस। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कई बार क्या होता है डाटा एक तो सिंपल होता है और हमें इजीली वो समझ में भी आता है। यूज़फुल इन कंपैरिजन, तो जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, डाटा को ग्राफ के ज़रिए समझाते हैं तो यूज़फुल हो जाती हैं चीज़ें, कंपैरिजन करने में हमें क्या रहती है, आसानी रहती है। हम हर जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल है या चीज़ें दे रखी हैं उनके अलग अलग स्लॉट्स बनाकर लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहती है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पे करके तो देखिए, 1 मिनट। जैसे ये है, मान लीजिए ये डाटा बनाया मैंने, ठीक है, एक लाइन ये खींच दी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और एक ये। अब ये दोनों लाइन मेरी मदद कर रही है ना कंपैरिजन करने में कि भाई इस लाइन की से और इस लाइन के बीच में कंपैरिजन करना मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ज़रिए कर सकता हूँ। लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेज, और हमें ये भी पता चल जाता है कि एवरेजेस अगर हमें देखना हो तो वो भी हमें इसमें आसानी से दिख जाता है। नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज, कोई इतनी खास नॉलेज की ज़रूरत थोड़ी है, सीधी सीधी दो लाइनें हमें दिख ही रही हैं कि भाई, और कंपैरिजन करना बहुत आसान है इनके ज़रिए। कोई एक्सपर्टाइज या मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा इसमें। हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन, और मदद भी करता है फ्यूचर प्रिडिक्शंस करने में कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा चीज़ों का। जैसे आपने इसमें इकोनॉमिक्स में देखे होंगे डाटा जो होते हैं इंडियन इकोनॉमिक की बुक में, तो वो डाटा हमारी अक्सर मदद करते हैं फ्यूचर में भी क्या करने में, प्रिडिक्शंस करने में। और यूनिवर्सल यूटिलिटी, ये यूज़ में है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। टाइप्स ऑफ ग्राफ, अब ग्राफ दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो इन पे बेस्ड होते हैं, और दूसरे ग्राफ किस पे बेस्ड होते हैं, टाइम सीरीज ग्राफ्स पे। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एन आइटम और क्लास इंटरवल के रूप में हम डाटा को इसमें एक्सप्लेन मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर, और कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी अपने भी टाइप्स हैं। सो लेट अस सी दोज टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट वन इज ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसमें हम डाटा को क्या होता है लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एन आइटम और क्लास इंटरवल के रूप में हम इसमें डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब देखो जैसे हमें ये दे रखा है वेट इन केजी 45 46, ठीक है, 45 वेट कितने बच्चों का है, 4 बच्चों का। 46 वेट, तो 46 वेट कितने बच्चों का है, 6 बच्चों का है, ठीक है। और 47 वेट कितने बच्चों का है, 9 बच्चों का है। और 48 8 बच्चों का है। 49 18 का। 50 केजी वेट 26 का। और 51 केजी कितने का है, 15 स्टूडेंट का। ये हमारे पास डाटा दे रखा है। अब हमने यहाँ पे देखो इस डाटा को रिप्रेजेंट करा है लाइन के जरिए कि 45 वेट वाले कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, ये हमने ऊपर देखा तो यहाँ 4 तक इसको इंडिकेट कर दिया, ठीक है। और 46 वाले कितने बच्चे थे, हमारे पास 6 थे, तो ये लाइन यहाँ तक हमने 6 की खींची है। 47 वाले हमारे पास 9 थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना डाटा में, तो 47 वाले 9 थे, तो देखो 9 तक। 48 वाले हमारे पास 8 थे, तो ये 9 से थोड़ी छोटी हो गई है। और 49 वाले कितने बच्चे थे, 18 थे, तो ये इस तरह से हम डाटा को लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के ज़रिए प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो दूसरा इसका पार्ट है फ्रीक्वेंसी वाले का, वो है हिस्टोग्राम। जब हम हिस्टोग्राम का उपयोग करके डाटा को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। Histogram is a graph of frequency distribution in which the class intervals are plotted on the x-axis। class interval को हम x-axis पे plot करेंगे और frequencies को y-axis पे। So let us see frequency class interval
अब फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के भी मतलब दो पार्ट हैं, एक तो इक्वल उसमें है, इक्वल क्लास इंटरवल में, और एक अनइक्वल में। तो पहले हम इसको हिस्टोग्राम को इक्वल वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। इक्वल वाले में क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको भी देख लीजिएगा। इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज टेकन टू बी इक्वल, ठीक है। हाइट इसमें इक्वल होगी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्लास। तो देखो मार्क्स हैं 0 से 10, 0 से लेके 10 तक के कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 30 बच्चों के। 10 से 20 45 बच्चे हैं, 20 से 30 55 बच्चे हैं, ये डाटा है हमारे पास। तो 10 की सीरीज यहाँ, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो 10 तक के, ये 0 से 10 तक के कितने बच्चे थे हमारे पास, 30 थे ना, तो ये लाइन आ रही है 30 की। और 10 से 20 वाले कितने बच्चे थे हमारे पास, 10 और 20 का अंतर देखना है यहाँ 45, तो ये 40 से ऊपर जरा सी लाइन है देखो। और 20 से 30 तक कितने थे हमारे पास, 55 बच्चे थे, ये 55 की लाइन है, 50 और इसके बीच में। और 30 से 40 वाले 60 बच्चे थे, 30 से 40 के बीच में 60 थे, तो ये 60 तक गई है। और 40 से 50 के बीच में हमारे पास कितने बच्चे थे, 35, तो ये 30 से ऊपर और 40 के बीच में है ये लाइन। तो ये तो था इक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम। अब हम देखते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल, इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आर फर्स्ट एडजस्ट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने से पहले हम फ्रीक्वेंसी को पहले क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब देखो ये मार्क्स हैं 0 से 10 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6 हैं। 10 से 20 वाले 8 हैं, 20 से 40 वाले 32, और 40 से 70 वाले जिनके नंबर 40 से 70 के बीच में आए वो 36 बच्चे हैं, और 70 से 80 वाले 4 बच्चे हैं। तो लेट अस सी। अब पहले हमें फ्रीक्वेंसी को अरेंज करना है, ये इसमें याद रखना। तो हम फ्रीक्वेंसी को इसमें क्या कर लेते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लेते हैं। तो 6 8, ठीक है। 32 ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड करके 16 कर दिया, और 36 भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए हमने उसको 3 से डिवाइड करके 12 कर दिया, और 4 हमारा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इस तरह से बनाने लगेंगे तो बहुत बड़ा सीरीज में डाटा बन जाएगा ना, इसलिए। तो अब देखो 0 से 10 कितने बच्चे थे हमारे पास, 6 बच्चे थे, तो ये 6 तक की लाइन है यहाँ से आ रही है। और 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे थे हमारे पास, ऊपर 8 बच्चे थे, तो ये देखो 10 से 20 के बीच में हमारे पास कितने बच्चे थे, 8 थे, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में हमारे पास कितने बच्चे थे, हमने 2 से डिवाइड करके उसको 16 लिख दिया था, तो ये 16। और 40 से अब अगला डाटा क्या आता, 70, ठीक है ना, ये अनइक्वल वाला है हिस्टोग्राम। तो 12 बच्चे थे 3 से डिवाइड करके, तो 12 पे। और उससे बाद 70 से 80 के बीच में हमारे पास कितने बच्चे थे, 4 थे, तो हमने यहाँ पे इसको 4 लिखा है, ठीक है। ये जो 8 वाली लाइन है ना, ये आप इसको यहाँ पे मान लेना, 10 से 20 वाली, ये थोड़ी इसमें ठीक नहीं बनी हुई है। 10 से 20 वाली 8 की लाइन ये होगी, ठीक है। ये ड्रॉ करना, शायद फ्लूट तो लगा दिया था इस पर, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। 10 से 20 वाली लाइन वो है। अब आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये है थर्ड टाइप उसका फ्रीक्वेंसी वाले का। यूज टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी उपयोग किस लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शोइंग नंबर ऑफ रूम इन अ हाउस। तो नंबर ऑफ रूम यहाँ पे है कि एक रूम है, जिस घर में एक रूम है ऐसे कितने घर हैं, 10 घर हैं। जिस घर में 2 रूम है ऐसे कितने घर हैं, 15 घर हैं। 3 रूम वाले 20 घर हैं, 4 रूम वाले 10 घर हैं, 5 रूम वाले 5 घर हैं, और 6 रूम वाले 4 घर हैं। तो एक रूम वाले कितने घर थे, 10 थे। तो देखो हमने यहाँ से 1 से शुरू हुई बिंदी है 10 के सामने, तो ये 2 रूम वाले कितने पर थे, 15, तो 15 और 2 के साथ ऊपर है जस्ट। और 3 रूम वाले 20 थे, तो 3 के ऊपर जस्ट 20 है। इस तरह आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। और अंत में ये वापस यहीं पे आके इसको आपको एंड करना है। 6 तक है पर हम साथ में इसको, ये एक तरह से इन्वर्स यू बनता है, दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसे गया ऊपर और फिर यहाँ पे आ गया। फ्रीक्वेंसी कर्व, ये हमारा 4th पार्ट है उसी का। व्हेन द वर्टिक्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर जॉइंड बाय अ स्मूथ कर्व, ठीक है, द रिजल्टिंग फिगर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हिस्टोग्राम को भी साथ में डाल देंगे, और ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी आपने देखा है कर्व, ये भी दोनों को जॉइंट बनाएंगे। तो लेट अस सी। 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। 10 से 20 के बीच में 10 है, 20 से 30 के बीच में 15 है, और 30 से 40 के बीच में 18 है, और 40 से 50 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है।
तो पहले तो आप ऐसे बनाओगे, 0 से 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4, यहाँ पे 4, और 10 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे बिंदी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनमें दो मतलब कर्व के ज़रिए एक डाटा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो हिस्टोग्राम भी यूज़ कर लिया और फ्रीक्वेंसी कर्व भी यूज़ करके इसमें हमने ड्रॉ कर दिया। लेट अस सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगीव भी बोलते हैं इसको। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ के एक नई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डाटा दे रखा है, जैसे 10 के और 20 के बीच में कितने नंबर ऑफ पीपल थे, 6 थे। 20 और 30 के बीच में 9 थे। इस तरह से डाटा लिखा हुआ है। तो जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो 6 के ऊपर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो हमने 6 + 0 किया तो क्या आया, 6। फिर 9 + 6 करेंगे तो इसे यहाँ लिखोगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ के लिखना है। फिर 15 में 10 जोड़ोगे 25 आ गया। 25 में 15 जोड़ोगे 40 लिखोगे। 40 में 12 52 और 52 में 8 जोड़ोगे 60। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब आप डाटा यूज करोगे तो डाटा पे आप CF, जो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया ना, ये वाली लाइन, इसको रिप्रेजेंट करोगे यहाँ। तो 10 से 20 के बीच में कितने थे, 6 ही थे। तो हमने यहाँ पे बिंदी कहाँ पे लगाई, 6 पे। 20 से 30 के बीच में कितने थे, अब 9 को नहीं देखोगे, किसको देखोगे, 15 को। तो 15 हमारा कहाँ आ रहा है, ये रहा 20 के जस्ट नीचे। 30 से 40 के बीच में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई थी, 25। तो अब 25 देखो कहाँ पे है, 40 के ऊपर 25, ये रहा 30 के नीचे। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं लेस देन ओगीव। लेस देन ओगीव उसे बोला जाता है जनरली जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से टोटल करके लिखी जाती है। मैंने ऊपर वाले में ये वाला जोड़ा, फिर अगले वाले में ये, फिर अगले वाले में ये, फिर अगले वाले में ऐसे। और मोर देन ओगीव में क्या होगा, मैं नीचे से फ्रीक्वेंसी का टोटल करना शुरू करूंगा। ठीक है, याद रखना, लेस देन ओगीव में हम ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, जो ऊपर आई, जैसे हमारा 6 था, फिर अगली फ्रीक्वेंसी 9 थी तो 6 में 9 जोड़ दिया, फिर उससे आगे 10 था तो 10 जोड़ दिया। अब एक बार मैं आपको मोर देन ओगीव भी दिखा दूं। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी ही मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, पर ऊपर वाले नीचे वाले से जोड़ के। अब देखो, उसमें हमने ऊपर जोड़ा था, यहाँ हम नीचे से जोड़ के चलेंगे। 8 में 0 जोड़ेगी क्या आएगा, 8 ही। 8 में 12 जोड़े 20, 20 में 15 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े 45, 45 में 9 जोड़े 54, 54 में 6 जोड़े 60। याद रखना, लेस देन ओगीव में आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से टोटल करना शुरू करोगे। मोर देन फ्रीक्वेंसी ओगीव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में या मोर देन ओगीव में आप नीचे से टोटल करना शुरू करोगे। और ये मोर देन ओगीव का कर्व है। और एक चीज़ और याद रखना, मोर देन ओगीव का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, और लेस देन ओगीव का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और दिख भी रहा है, देखो हमें यहाँ पे। सो होप यू अंडरस्टूड दैट लेस देन ओगीव कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, और इसमें आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से टोटल करके निकालोगे। मोर देन ओगीव इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और इसमें आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से टोटल करके, ये देखिए नीचे से टोटल करके। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ में भी ऑफ 2 टाइप, ये भी 2 तरीके का होता है टाइम सीरीज ग्राफ भी। लेट अस सी, जिसमें एक तो होता है 1 वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है 1 वेरिएबल, सीधा सीधा दे रखा है। 2014 में 6 करोड़ था, 2015 में 10 करोड़ था, 2016 में 12 करोड़, इस तरह। तो ईयर को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और सीधा बस अपना ये वैल्यूज रख दी। 2014 में 6 था, 6 पे 4 और 8 के बीच में 6। 2015 में 10 था तो 8 से थोड़ी ऊपर और 12 से नीचे। इस तरह से हम इसमें 1 वेरिएबल बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, यूजिंग फास्ट बेस लाइन। इसमें हमारी बेस लाइन क्या होती है, मतलब कि डाटा हम एक एग्जैक्ट नहीं लेते। ठीक है, तो देखो 2014 में 130 था, 2015 में 150, फिर 2016 में घट गया, 2017 में फिर क्या हुआ 160, 2018 में इस तरह से। तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे शुरू कर दिया। और फॉल्स बेस लाइन हमने एक मान ली कि हम इसमें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई 120 से ऊपर ऊपर रखना है, एक लाइन मान लेती है।
फॉल्स, उसको बेस लाइन बोलते हैं कि भाई हमारा जो मुनाफा है वो 100 से हमेशा ऊपर रहता है। तो हम जो अपना कर्व बनाना शुरू करेंगे ना वो उस फॉल्स बेस लाइन से हमेशा ऊपर होगा। और देखो इसमें दिख भी रहा है ये 130 है, यहीं से शुरू हुआ और ये फॉल्स बेस लाइन से ऊपर है। तो याद रखना, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई जिसके 100 से ज़्यादा नंबर हैं वो सब आ जाओ, तो हमने एक फॉल्स बेस लाइन क्या तय कर दी, 100 ना। तो ये चीज़ 1 वेरिएबल ही है और यहाँ पे एक ही कर्व है। अब ये 2 वेरिएबल वाला है जिसमें कर्व 2 बनेंगे, तो लेट अस सी, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। 2 वेरिएबल वाले में देखो जैसे ईयर दे रखा और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ गया, तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये है एक्सपोर्ट की लाइन। ईयर तो आप यहीं पे ही लिखोगे, मान लो 2014 में कितना एक्सपोर्ट हुआ था, 6 का, तो हम एक्सपोर्ट की लाइन को कहाँ से शुरू करेंगे, ये देखो 4 और 8 के बीच में है ना ये ब्लैक डॉट, ठीक है। और 2014 में ही इंपोर्ट कितना था, 4 का, ये नीले वाली लाइन इंपोर्ट की है, तो देखो इंपोर्ट को हमने 4 से शुरू किया। याद रखना ये आप कि इसमें हम 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं और टाइम हमारा सेम है, ठीक है। अब इधर वाले में देखिए आप, यहाँ पे हमारा क्या है 2014, 15, 16। अब इसमें क्या है, अलग अलग डाटा है। इंपोर्ट का डाटा करोड़ में और टन में 2 वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है, और पर है डिफरेंट वेरिएबल। इसमें अलग अलग थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, इसमें एक ही वेरिएबल है इंपोर्ट इंपोर्ट, पर दोनों का वैल्यू अलग, कि टन में भी करोड़ में भी। तो टन वाली लाइन इधर डाल देना, करोड़ वाली इधर, और ईयर्स आ जाएंगे इधर और दोनों कर्व बन जाएंगे। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की लिमिटेशंस क्या हैं, इसके अंदर कमियां क्या क्या हैं। एक तो ये लिमिटेड एप्लीकेशन है कि अगर डाटा ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसका सही से, उसको मतलब कि हर चीज़ में ग्राफ भी नहीं बनाया जा सकता। कई बार इसका मिसयूज़ भी पॉसिबल है कि मान लो अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ ना दिखाई जाएं तो वो भी एक क्वेश्चन की बात है, और ठीक है सब्जेक्टिव है, कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसी में ही एप्लीकेबिलिटी भी बनती है इसकी। और लैक ऑफ एक्यूरेसी, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ग्राफ क्या बने, सही बने। अभी वो पीछे आपने देखा होगा और मैं लाइन बना रहा था ना, वो लाइन गलत बनी हुई थी तो मैंने उसको करेक्ट किया, तो इसमें लैक ऑफ एक्यूरेसी। और ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन हुई है ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो एक्यूरेट हो। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सब संदीप गर्ग की स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है, राइटर संदीप गर्ग हैं, धनपत राय पब्लिकेशन है, उसमें सब चीज़ें दे रखी हैं। अच्छी किताब है, यूज़ कर सकते हैं उसको, ट्रस्टेड किताब है, बढ़िया किताब है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और सीखने के पर्सपेक्टिव से भी, तो उसको आप यूज़ कीजिए, अच्छा रहेगा। हम उसी को यूज़ करते हैं और बढ़िया किताब है प्रैक्टिस पर्पसेस से, तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है। और वाकई अगर आपके पास कोई और किताब है वो भी ठीक है, अगर मेन तो होता है प्रैक्टिस का, अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस का कंटेंट हो उतना बढ़िया है, उतना ही हम अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि जैसे वो बात है ना कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। स्टूडेंट्स स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए थोड़ा सा इसको सपोर्ट करके, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद, स्वस्थ रहिएगा।